हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को जब हिचकी आती है तो लोग उसको एकदम से डरा देते हैं, सडनली चौंका देते हैं। चौंकाने की बाद में वो उसको बोलते हैं कि भाई लो तुम्हारी हिचकी बंद हो गई, और वाकई में हिचकी बंद हो चुकी होती है। क्योंकि हिचकी जो है वो शॉक प्रोसेस से काम करती है। आपको अगर एकदम से शॉक मिलता है तो आप जो है चौंकना, जो हिचकी आ रही होती है वो बंद कर देते हैं। वो ये हिचकी उन लोगों की बंद हो पाती है जो अभी अभी आना शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले आना शुरू हुई है। अगर किसी को हैबिट है तो भाई उसका तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मैंने नोटिस किया था कि जब मुझे हिचकी आई तो मेरे पापा ने मुझे डरा दिया, मैं शांत हो गया। मेरे दोस्त को हिचकी आ रही थी, मैंने उसे डरा दिया, सडनली कुछ चौंका दिया, वो शांत हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं शॉक थेरेपी। मतलब किसी को चोट देकर उपचार करना है ना। तो ये जो गाइस चैप्टर हम लोगों का चल रहा था सोवियत संघ वाला, जिसमें हमने सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा अब तक में कि जो सोवियत संघ है उसको कैसे उसका विघटन होना तय हुआ, कैसे गोरबाचेव की नीतियां बनाई गई और नीतियों के कारण जो विघटन था वो हो गया। और भी बहुत सारे कारण थे जो हमने देखे अब तक की इन वीडियोस में। अगर आपने ये वाला वीडियो और ये वीडियो या फिर ये वीडियो तीनों में से कोई नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो है इस चैप्टर का अगला पार्ट है, जहां पर आज हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, शॉक थेरेपी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि शॉक थेरेपी से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, इस बार जिन लोगों ने 12 का पेपर दिया उनको ये वाला चैप्टर छुड़वा दिया गया था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह कि इस साल जो है फर्स्ट वाला चैप्टर छुड़वा दिया गया है, और ये जो सोवियत संघ का विघटन है डायरेक्टली यहीं से शुरू कर दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि भाई ऐसा करना, जो फर्स्ट वाला चैप्टर वो जरूर पढ़ लेना, अदरवाइज आपको इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप ये समझते रह जाओगे कि भाई आखिर ये सब चल क्यों रहा है ना। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए जो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, आज हम लोग मुख्यतः इन दो हेडिंग्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शॉक थेरेपी थी ये क्या थी, या फिर इसको कहाँ लागू किया गया, कैसे किन हालातों में लागू किया गया। तो हम सब लोग जानते हैं कि 1999 में, सॉरी दोस्तों 1990 में, तो हम सब लोग दोस्तों जानते हैं कि 1990 में जैसे ही सारे लोगों ने अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया था, सोवियत संघ के जो देश थे। अब आप लोग ये तो पूछेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है कि सोवियत संघ क्या होता है। ठीक है, सोवियत संघ मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप, और उस ग्रुप में काफ़ी सारे देशों का एक बोल सकते हैं ग्रुप ही समझ लो। ठीक है, तो काफ़ी सारे देशों द्वारा संचालित एक ग्रुप था जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ। ये जो सोवियत संघ है दोस्तों, इसके लोग काफ़ी ज़्यादा जब परेशान होने लग गए तो वो चाहते थे कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए। वो नहीं चाहिए उनको सोवियत संघ, ठीक है, वो उस ग्रुप में नहीं रहना चाहते थे। फाइनली कुछ और भी कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ के जो ग्रुप के देश थे वो अलग हो गए। ठीक है, सभी देशों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं अपने तरीके से अपना ली और सोवियत संघ का सदस्य नहीं रह गया। अब ऐसे में जब वो सदस्य नहीं रह गए तो दोस्तों उनको सबको एक नई प्रणाली चाहिए थी, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली हुई। इसके अलावा अगर पूंजीवादी प्रणाली देखें तो वो भी उनको चाहिए ही थी, क्योंकि पहले ये लोग क्या करते थे, सत्तावादी प्रणाली थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो शासन व्यवस्था थी वो सत्तावादी थी, केंद्र से शासन चालू रहता था। आप सबको चाहिए था लोकतांत्रिक, तो इन्होंने सत्तावादी व्यवस्था को हटा करके दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अपनाना शुरू कर दिया सभी देशों ने। और जो समाजवादी व्यवस्था थी, जिसको हम सोशलिज्म के नाम से जानते हैं, उसको हटा करके दोस्तों इन्होंने कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी। अब ये दोनों व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपका अगर प्रश्न आ रहा है तो जैसे सत्तावादी क्या है, समाजवादी क्या है, पूंजीवाद क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, ये सारे अगर प्रश्न आपके मन में हैं तो भाई आप ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको इन सारे वर्डों का मतलब समझना है। वो आप चाहे कहीं से भी समझे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर देख लेना, मैं आपको दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में बताओ जाकर के मुझे कि आपको ये चीज़ें भी नहीं पता है, मैं उनको समझाऊंगा। क्योंकि ये जो आर्ट साइड होता है दोस्तों, ये एक तरीके से ईजी होता है उन लोगों के लिए जिनको सभी शब्दों का मतलब आ रहा होता है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, जैसे सत्तावादी नहीं पता, समाजवाद नहीं पता, सोशलिज्म, ये कोई भी चीज़, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, उदारवादी, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आपको आर्ट साइड में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं आर्ट्स बहुत टफ होता है, उनके लिए यही रीज़न है कि उनको सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, साइंस में फैक्ट नहीं होता है। साइंस में क्या होता है, साइंस में एक मैकेनिज्म होता है, सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक सेट किया जाता है और वही चीज़ आपको सीखनी होती है। लेकिन आर्ट्स में दोस्तों इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है कामयाबी हासिल कर पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को समझिए कि जो सोवियत संघ था वहाँ पर ये समाजवाद को हटा करके पूंजीवाद व्यवस्था लागू की गई, और जो आपका सत्तावादी व्यवस्था थी उनको हटा करके दोस्तों लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया, है ना। तो ये जब सब कुछ होने लग गया तो दोस्तों यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अब तक इस ग्रुप में
काफी लंबे समय से यहाँ पर समाजवाद व्यवस्था चल रही थी। अब समाजवाद से सीधा इसमें पूंजीवाद में आना दोस्तों एकदम आसान नहीं है कि आज जो है समाजवाद है और कल से हम पूंजीवाद व्यवस्था लागू कर लेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ी चेंजेस की जरूरत थी जो कि अब यहाँ पर होने वाला था, ठीक है। और एक और चीज, अभी तक में यहाँ पर चल रहा है सत्तावाद, ठीक है। जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका प्रशासन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लागू करना है लोकतंत्र, और लोकतंत्र एकाएक थोड़ी लागू हो जाएगा। लोकतंत्र लागू करने के लिए बहुत लंबी साझी सोची समझी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, संविधान बनाना पड़ेगा, जनता द्वारा चुनाव कराने पड़ेंगे, व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो वहाँ के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति कितना पदाधिकारी होना चाहिए, उसकी कितनी शक्तियां होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनानी पड़ेगी जो सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर सके। तो मतलब एक बहुत खतरनाक प्रोसेस होने वाला था। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ थी दोस्तों वो थी एक मॉडल अपनाना जो कि पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, इन सारी चीज़ों के बीच में कोई तीसरा मॉडल भी हो सकता था। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए दोस्तों दो संस्थाएं सामने आती हैं। पहली है जिसका नाम है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरी है जिसका नाम है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इन दोनों संस्थाओं ने एक बहुत ही अलग सा मॉडल के बारे में सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, शॉक थेरेपी अपनाते हैं, यानी कि एक जो है चोट दे करके उपचार करने की कोशिश यहाँ पर की, ठीक है। तो इन्होंने शॉक थेरेपी जो मॉडल अपनाने के लिए बोला उसका नाम दोस्तों शॉक थेरेपी रखा गया। तो दोस्तों इस मॉडल के तहत में कुछ सुझाव थे जो कि यहाँ पर किए गए। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट था वो था राज्य की संपदा जो थी, जो कि अभी तक सार्वजनिक होती थी, क्योंकि चाहे कोई भी, जैसे मान के चलो एक पब्लिक प्लेस एक पार्क है, वो पार्क किसका होता है? हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश में भी पार्क हमारा खुद का नहीं है ना। पार्क हमारे में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पार्क हमारा है, क्योंकि वो जो पार्क है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। वहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट की थी। ये जो सोवियत संघ है ना, उसमें हर एक चीज़ गवर्नमेंट की होती थी, चाहे वो घर से लेकर के सड़क से लेकर के कुछ भी, सब कुछ गवर्नमेंट का ही होता था। अब जितनी भी संपदाएं गवर्नमेंट के हाथ में थी दोस्तों, उन सबको प्राइवेटाइजेशन किया जाने लग गया, उन सबको लोगों को बेचा जाने लग गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी दोस्तों, ये शॉक थेरेपी का पहला रिजल्ट था। मतलब शॉक थेरेपी के अंतर्गत में लोगों में सबसे पहले यही अपनाया जाने वाला था। दूसरी ये चीज़ थी कि दोस्तों यहाँ पर जो व्यवसाय होते थे उन सबको भी चेंजेस करके लोगों के हाथों में दे दिया गया, क्योंकि व्यवसाय पहले गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते थे, गवर्नमेंट उनका रूल एंड रेगुलेशंस करता था, लेकिन अब जो है वो निजी स्वामित्व उनका कर दिया गया कि हर कोई अपने हिसाब से पहले व्यवसाय को खरीद ले, बिजनेस को खरीद ले, फिर उसको अपने हिसाब से चलाए, जिसमें जो है कंपटीशन बढ़ेगा, काफी सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर पहले जो दोस्तों खेती वगैरह होती थी, जो कि सामूहिक खेती होती थी, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग खेती की जाती थी, जैसे सारे लोगों के खेत जो हैं वो हैं तो गवर्नमेंट के ही, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इतने सारे खेत हैं, इन पर आप ये खेती करो, चना उगाओ या फिर दाल उगाओ, सब लोग मिल करके दाल उगाते थे, उससे जो भी प्रॉफिट होता था दोस्तों वो सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। बट अब खेती का भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जाने लग गया, यानी कि उनको निजी फॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया, उनको बेचा जाने लग गया। और क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखे जाने लग गई, वो था मुक्त व्यापार। लोगों को समझ में आने लग गया था कि अगर सोवियत संघ के ये जितने भी देश हैं इन सबको बहुत जल्दी तरक्की करनी है, इन सबको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने आप की जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा आगे तक लेकर के जाना है, तो यहाँ पर मुक्त व्यापार करना ही पड़ेगा। मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड, ठीक है। फ्री ट्रेड मतलब दुनिया का कोई भी देश उनमें निवेश कर सकता है, वहाँ पर अपनी कंपनी खोल सकता है, और उस देश का कोई भी निवासी अपना कोई भी सामान बना सकता है, किसी को भी बेच सकता है। इस पर जो है बहुत सारी ड्यूटीज वगैरह भी नहीं लगाई जाती। ड्यूटी का मतलब है चार्जेस वगैरह, बहुत सारा कुछ होता है फ्री ट्रेड में। इसके अंतर्गत में जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का मौका दिया जाता है। हर कोई बिजनेस कर सकता है, दूसरे देश का जो व्यापारी है वो आपके देश में चीजें बेच सकता है, लेकिन सारी चीजों के लिए एक चीज होती है कि सरकार जो है अपने हिसाब से वो काम करने देगी। मान के चलते हैं जैसे कुछ एक देश की सरकार है, वो बोलती कि नहीं हमारे यहाँ का कोई आदमी बाहर बिजनेस नहीं करेगा, ना कोई बाहर का हमारे यहाँ पर बिजनेस करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मतलब देश की सरकारें जो बोलती है कि ठीक है, आपको किसी को भी अगर बिजनेस करना है तो हमारे देश में आइए, बिजनेस करिए, हम बस आपसे थोड़ा सा टैक्स लेंगे उसके बदले में और सुविधाएं आपको देंगे। तो इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार। तो इन सबको समझ में आने लग गया कि जल्दी जल्दी से जो है अगर आपको तरक्की करनी है तो मुक्त व्यापार जो है वो करना ही पड़ेगा, और ऐसा ही किया जाने लग गया। इसके लिए वित्तीय खुलापन रख दिया गया, मतलब ओपन मनी ट्रांसफॉर्मेशन रख दिया गया, और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता शुरू कर दी गई। मतलब देखो, जितने भी पहले सोवियत संघ की कंट्रीज है दोस्तों, इन सबकी अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, लेकिन जब से दोस्तों ये शॉक थेरेपी अपनाया गया, ठीक है, तब से क्या हुआ कि हर देश दूसरे देश में बिजनेस कर सकता है, उसके लिए अपने देश की करेंसी को उनके यहाँ पर पहुंचा सकता है, और उनके यहाँ की करेंसी से अपने यहाँ पर सामान ला सकता है। इसको ऐसे समझ लो जैसे भारत और नेपाल के बीच में अगर आपको कोई सामान लेना है, ठीक है, आप भारतीय आप नेपाल जाते हो तो वहां पर आप अपनी करेंसी दे सकते हो और अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आप सामान ले सकते हो, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि वो आपकी करेंसी का यूज नहीं करेंगे, वो आपसे इंडिया आएंगे, नेपाल वाले वो जितनी भी करेंसी उन्होंने इकट्ठा करी होगी इंडियन, वो इंडिया वालों को दे देंगे, और जितने भी इंडिया ने नेपाली करेंसी
अभी तक में कलेक्ट करी होगी वो सारी वो नेपाल में जाकर के वापस कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर भी मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता जो थी वो शुरू कर दी गई, मतलब हर एक देश जो है वो दूसरे देशों की करेंसी को एक्सेप्ट करने लग गया। इसके अलावा दोस्तों और भी शॉक थेरेपी के बाद में कुछ परिणाम हुए, जैसे कि मुक्त व्यापार तो शुरू ही हुआ, लेकिन एक बड़ी चीज खत्म हो गई, वो ये थी कि सोवियत संघ के जितने भी देश हैं जैसे कि यूक्रेन, रूस वगैरह, ये सब लोग पहले आपस में ही सामान का लेना देना किया करते थे, बट अब ये सब आपसी संबंध को खत्म कर दिए और इन्होंने अपने आप को पश्चिमी देशों से जोड़ लिया। सारे के सारे देश जैसे कि रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, जितने भी देश हैं ये सब अब सामान पश्चिमी देशों से लेने लग गए, पश्चिमी देशों से सामान देने लग गए। इससे हुआ क्या कि जो पश्चिमी देश थे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बॉस समझने लग गए और बॉस की तरीके से हमारे सामने निकल करके आए कि भाई हमारे यहाँ से तो सब सामान ले रहे हैं, ठीक है। सारे ही लोग, जो पहले एक ग्रुप था उस ग्रुप के सारे लोग टूट टूट करके अब हमारे पास से सामान ले रहे हैं, हमारी ही नीतियाँ अपना रहे हैं, हमारे ही बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर दोस्तों शॉक थेरेपी के बाद में होने लग गया था, ठीक है। तो शॉक थेरेपी के बाद में ये सब कुछ हुआ, तो लेकिन इसके रिजल्ट क्या रहे? रिजल्ट दोस्तों जो इसके हैं वो बहुत ही भयावह रहे। पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ की टूटी हुई अर्थव्यवस्था, चाहे वो जैसी भी रही हो, लेकिन उसको और बद से बदतर कर दिया। उसके पीछे के जो प्रमुख कारण थे, आइए उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली जो चीज़ थी दोस्तों वो था औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। मतलब क्या था? देखो, शॉक थेरेपी एक प्रकार से 1990 में लागू किया गया एक मॉडल था जो कि पूरी तरीके से फेल मॉडल रहा। जो इसका रीज़न था वो ये था कि कोई भी सिस्टम था ही नहीं, कोई चीज़ अपनाई नहीं गई थी, कोई ऐसा वैकल्पिक चुनाव नहीं किया गया था जो पुरानी वाली व्यवस्था को हटा करके नई वाली प्रणाली की तरीके से लागू किया जा सके। जैसे कि जो फैक्ट्रीज वगैरह थी दोस्तों उन सबको औने पौने दामों में बेच दिया गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी तहस नहस होती चली गई, जिसके पीछे के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि पहले जो भी चीज़ें जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी उनको अब जो कंट्रोल करने लग गई वो थी कुछ निजी लोग, निजी प्राइवेट कंपनियां, या प्राइवेट बोल सकते हैं मार्केट की शक्तियां, या जो भी बोलो मार्केट पावर्स, कुछ भी आप समझ सकते हो। मतलब एक आदमी ने अगर एक कंपनी खरीद ली तो वही तो उसको कंट्रोल करेगा। और पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले ये होता था सोवियत संघ में कि कोई भी फैक्ट्री जो काम करती थी वो सरकार के लिए काम करती थी और उससे प्रॉफिट वो ये नहीं देखते थे इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखते थे इससे सबको जरूरतें पूरी मिल रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को खरीद लिया वो तो अपने लिए प्रॉफिट ही देखना चाहेगा, ठीक है। तो उन्होंने फैक्ट्रीज को दोस्तों अपने प्रॉफिट के लिए अजीबोगरीब ढंग से चीजें यूज करना शुरू कर दिया। तो कंपनियां जो थी दोस्तों वो मिट्टी में मिलती चली गई। दूसरी बात ये थी कि लगभग सारे फैक्ट्रीज, सारी प्रकार के उद्योग धंधे, उनमें से 90% उद्योग धंधे दोस्तों निजी हाथों में बेच दिए गए थे। और यही निजी लोग जो थे वो फैक्ट्रीज का ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिससे फैक्ट्रीज ढंग से काम ही नहीं कर पाई, और काम नहीं कर पाई दोस्तों तो उनका जो था मिट्टी में मिलना वो तय हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को दोस्तों इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है कि फैक्ट्रीज जो थी लगभग 90% वो औने पौने दामों में बेच दी गई थी। उनकी कीमत दोस्तों इतनी कम आकी गई कि जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो फैक्ट्री खरीद रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था फैक्ट्री का छोटा सा एक हिस्सा खरीद रहा हूँ। और ऐसे करके जो फैक्ट्रीज थी दोस्तों वो औने पौने दामों में जो है लोगों को बेच दी गई। एक और चीज़ ध्यान दो कि औने पौने दामों में फैक्ट्रीज बेचने से पहले इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पत्र पब्लिकली जो होते हैं वो जारी कर दिए थे। पत्र का मतलब ये समझ लो कि लेटर सारे लोगों को दे दिए थे कि अगर किसी को भी बोली लगानी है तो यहाँ पर आकर के इस लेटर के साथ में आकर के बोली लगा सकता है, और जो बोली लगाएगा, जो सबसे बड़ी बोली होगी, उसको ये वाली फैक्ट्री जो है वो दे दी जाएगी, ये वाला उद्योग धंधा दे दिया जाएगा। तो सारे लोगों के हाथ में लेटर चले गए। बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि सारे लोगों ने अपने लेटर बेचना शुरू कर दिए, कालाबाजारी शुरू कर दी, क्योंकि सबको पैसों की जरूरत थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। शॉक थेरेपी आने के बाद में एक और बड़ी दिक्कत हुई थी, मुद्रास्फीति हो गई थी। मुद्रास्फीति होने के चक्कर में दोस्तों रूसी जो मुद्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने लग गई थी। मतलब जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी। अभी आप देख लो अपने यहाँ पर जो करेंसी है दोस्तों अपने भारत की, वो भी डाउन चली जा रही है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। मतलब अपने देश की कीमत, जो अपने देश का जो पैसा है उसकी कीमत घटती जा रही है। तो शॉक थेरेपी के कारण दोस्तों जो उद्योग धंधे थे उनको औने पौने दामों में बेचा गया, ठीक है। रूसी मुद्रा में गिरावट आने लग गई, जिसका कारण था मुद्रास्फीति, और लोगों ने काला बाजारी करना शुरू कर दिया अपने ओपन लेटर के, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर खाद्यान्न सुरक्षा भी खत्म हो गई। खाद्यान्न सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हर देश की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सभी नागरिकों की खाने के लिए, कम से कम खाने के लिए जो है कुछ ना कुछ अनाज के रूप में अपने पास में सेव रखती है, ताकि इमरजेंसी के दौरान वो अनाज लोगों को दिया जा सके, ताकि काफ़ी समय तक के लिए जो खाना है वो खिलाया जा सके, तो और तब तक अगली जो खाने की खेप है उसका जुगाड़ किया जा सके, है ना। तो जो इसको खाद्यान्न सुरक्षा बोलते हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर खत्म हो गई। हर नागरिक को जो एक सिक्योरिटी दी जाती है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, वो भी दोस्तों यहाँ पर लगभग खत्म ही हो गया था। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि जो रूस जैसे देश हैं उन सभी लोगों ने अपने
देश में खाद्यान्न विदेशों से आयात करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरे देशों से ना मंगाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर शॉक थेरेपी के कारण शुरू कर दी गई थी। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो गरीबी में फंसते चले गए। गरीबी में फंसने का कारण ये है कि मुद्रास्फीति हो रही है। इसको बिल्कुल ठीक ऐसे समझो कि आपने कार लेने के लिए पैसे कमा करके रखे हुए हैं, बहुत मेहनत करी और आपने 10 लाख रुपए अपने कार लेने के लिए बचा के रखे हुए हैं। लेकिन कल को जो चीज़ें हैं उनके दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि मान के चलते हैं एक साइकिल की कीमत 10 लाख रुपए हो जाए, तो आपकी जो मेहनत का पैसा था उसकी वैल्यू तो छोटी हो गई ना। यानी कि आपने बहुत मेहनत करके जो 10 लाख रुपए कमाए थे, अब आप उससे एक साइकिल नहीं खरीद सकते। तो जाहिर सी बात, अगर साइकिल का कीमत बढ़ा तो सारी चीज़ों का कीमत बढ़ गया होगा, और ऐसे में जो आपकी कीमत है आपके पैसे की वो घट गई। यानी कि पैसे की कीमत घटती जा रही, मुद्रास्फीति होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो इसी चीज़ को गरीबी कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों शॉक थेरेपी के कारण जब मुद्रास्फीति हुई तो बहुत ज़्यादा गरीबी होना शुरू हो गई। जितने भी दोस्तों ये मध्य वर्ग के लोग थे वो समाज के हाशिए पर पहुंचते चले गए थे। मध्य वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग। अब देखो यहाँ पर 3 प्रकार की फैमिलीज होती हैं। पहली फैमिली को हम बोल सकते हैं अपर क्लास, सेकंड में होती है मिडल और थर्ड में होती है लोअर। लोअर वाले को कोई टेंशन नहीं होती, वो अपना रोज का जुगाड़ का खाने का करते हैं और वो रोज ही खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। उनको कल की चिंता होती ही नहीं है, ठीक है। वो आज का खाने का जुगाड़ करेंगे, आज ही खाएंगे और आज ही सो जाएंगे, और कल फिर उठेंगे, कल फिर खाने का जुगाड़ करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान से लोग होते हैं, क्योंकि इनको अपने समाज में इज्जत भी चाहिए होती है, इनको अपने समाज में जो है एक ठीक थोड़ा मोड़ा रुतबा भी चाहिए रहता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं, और अपर क्लास वालों के पास इतना पैसा होता है कि वो कभी भी टेंशन ही नहीं लेते इन सारी चीज़ों का। तो इससे दोस्तों जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो समाज से हटते चले आ रहे थे। रीज़न था कि अब वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली जैसा उनके साथ में बर्ताव होने लग गया, तो उनको ऐसा करना पड़ रहा था। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि मध्य वर्ग जो था समाज का वो हाशिए पर पहुंच गया। और जो सबसे बड़ी बात थी, बौद्धिक लोग, जितने भी जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग या जिनको चीज़ों का ज्ञान है, वो लोग बाहर जाने लगे। उनको पता चल गया कि भाई इस देश में रुक करके कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही है और चीज़ें सही से मिल नहीं रही हैं, काम चल नहीं पाएगा, जीवन पता नहीं कैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो थे दोस्तों वो देश वेश को छोड़ करके जाने लग गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जो माफिया वर्ग था समाज में वो उभरने लग गया। माफिया वर्ग का मतलब, अब देखो माफिया वर्ग कैसे उभरता है, अगर सबको अपने ज़रूरत का सामान मिल रहा है, खाना पीना आसानी से, तो किसी को चोरी करने की क्या ज़रूरत है, किसी को गुंडागर्दी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं ढंग से, सब कुछ बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी गिर गई है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो गए, खाना नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको छीनना शुरू कर देते हैं, और छीनने के लिए दोस्तों लोगों को या तो हथियार उठाना पड़ता है या तो फिर जो है गुंडागर्दी करनी शुरू पड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब ये नहीं आप बोल सकते कि शौक से था कि मजबूरी से था, बट लोग जो थे बहुत ज़्यादा वर्ग में माफिया बनने लग गया और माफिया वर्ग उभरने लग गया था। और माफिया वर्ग दोस्तों बोल सकते हैं कि एक प्रकार से गुंडागर्दी ही होती है, जो अपने पावर के दम पे, बंदूक के दम पे, या फिर किसी भी प्रकार से आपको जान माल की धमकी दे करके जो है अपने मनमान अपने अनुसार काम करा लेते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर होने लग गया। इसके अलावा दोस्तों विषमताओं का जन्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विषमताओं के रूप में आप बोल सकते हो कि अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे थे, जिसके कारण इतनी ज़्यादा विषमताएं बढ़ गई कि अमीरी और गरीबी की जो खाइयाँ हैं वो बहुत आसमान छूने लग गई। और अमीर गरीब तो पूछो ही मत, उनके बीच के लोग कहाँ गए। तो ये सब कुछ दोस्तों शॉक थेरेपी के कारण हुआ था। अब बेसिकली आप पूछोगे कि भैया ये शॉक थेरेपी नहीं होती तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर। तो मैं देखो ये बोलना चाहूँगा कि शॉक थेरेपी ना अपना करके यहाँ पर डायरेक्टली चोट दे करके, आघात मतलब चोट दे करके उपचार करने का तरीका ना अपना करके इसको सिस्टमैटिक किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे एक एक चीज़ को आराम से करते, पहले फैक्ट्रीज नहीं करते, ठीक है, सबसे पहले वो लोकतंत्र स्थापित करते। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में फिर एक एक करके फैक्ट्रीज के टायर 1, टायर 2, टायर टी बना देते थे। मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 बना देने चाहिए थे, जिसके अकॉर्डिंग ये हो सकता था कि पहले इतने लाख वाली फैक्ट्रीज को सेल किया जाएगा, फिर इतने लाख वाली फैक्ट्रीज को सेल किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, फिर वो किया जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टम से ये सारा काम होता है। इसमें लंबा समय जाता है, मेरे ख्याल से 3 से 5 साल 8 साल तो आराम से जाते ही जाते। लेकिन जो अर्थव्यवस्था थी वो कभी भी चरमराती नहीं, एकदम से सब कुछ तहस नहीं हो जाता। आप एक बार अगर 1989 और 1999 के अगर बीच का जो जीडीपी वाला सेक्शन देखेंगे ना रूस का, या फिर
ये यूक्रेन या किसी भी देश का, तो बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम क्या था, यहाँ पर ये सिस्टम था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे एकदम से चीज़ों को बेच देना, फैक्ट्रीज के औने पौने दामों में सेल करना शुरू कर देना, कालाबाजारी शुरू हो गई, लोगों के पास में पैसा नहीं रहा, मुद्रास्फीति बढ़ गई, इन सारी चीज़ों को रोक करके दोस्तों सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जा सकता था। तो शॉक थेरेपी ना अपना करके सब कुछ सिस्टमैटिक होता। अब सबको पता ही है कि व्यवस्था कौन सी लागू करनी है, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करनी है, तो उसको स्लो स्लो काम करना चाहिए था। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप एकाएक अपना जैसे पुराना घर तोड़ करके नया घर बनाना चाहते हो, तो आप पुराना घर कब तक नहीं तोड़ोगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। मुझे पता है आपका आंसर यही होगा कि जब तक नया घर नहीं बन जाता तब तक हम पुराना घर नहीं तोड़ सकते, है ना। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आपने सोच लिया हमें नया घर बनाना है, हमें नए घर में शिफ्ट होना है, और पुराना घर जैसे ही आपने सोचा नया घर में शिफ्ट होना है, पुराना वाला घर तोड़ दिया। तो भाई आप नया वाला घर बनने तक कहाँ जाओगे? इस घर से उस घर में जाने के लिए जब तक वो परफेक्टली बन नहीं जाएगा तब तक ही आपको इसी घर में वेट करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शॉक थेरेपी का मतलब यही हुआ कि अचानक से ये वाला घर तोड़ दो और नए वाले घर में शिफ्ट हो जाओ चल करके। तो भाई नए वाले घर में जाने के लिए पहले घर तो बनाओ, पहले घर की व्यवस्था तो कर लो, तभी तो जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी तीसरे घर पर शिफ्ट हो जाओ थोड़े दिनों के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान नहीं दी गई। वहाँ पर सीधा बस अपना इधर से चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, खेती को एकाएक बदल दिया, औने पौने दामों में खेती बेच दी। जो लोग अमीर थे वो लोग दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा खेती को अपने अंडर में ले लिया, फॉर्म बना लिया, और जिनको अकल नहीं थी या जो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे थे वो सब दोस्तों इन सारे मामलों में पीछे रह गए। ठीक है, कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हुई कि पूछो मत। क्योंकि लोग कालाबाजारी क्यों कर रहे थे? कालाबाजारी का मतलब ये होता है कि मेरे नाम पर एक पत्र जारी किया गया है कि शिवम भार्गव आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, हम यहाँ पर एक कार या एक घर नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप आकर के बोली लगा सकते हैं। वो पत्र मेरे पास है तो मैं ही जा सकता हूं, और उस पत्र को लेने के लिए मुझे 500 रुपये देने पड़े थे। तो अब ये जो पत्र है दोस्तों मैं उठा करके किसी दूसरे आदमी को दे दूंगा तो उससे मैं 20,000 रुपये ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है उस घर को खरीदने के लिए, या फिर हो सकता है उस घर की बोली 15 लाख 20 लाख भी लग जाए। बट कोई एक भला आदमी जिसके पास में 5-10 लाख रुपए हैं वो मेरे को बोल रहा है कि ये पत्र मुझे दे दो, क्योंकि उसने 2 पत्र पहले से खरीद रखे हैं, एक और उसे पत्र चाहिए, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो मेरे को 20,000 रुपये दे देगा, और मुझे तो भाई 20,000 रुपये मिल गए, यही मेरे लिए बहुत है ना। तो क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये उदाहरण मैंने अपने ऊपर लिया है। ये उदाहरण इस चीज़ का है कि सोवियत संघ में जो लोग, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो जिन लोगों के नाम पर पत्र जारी किए गए थे उन लोगों ने किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है अपने पत्रों को सेल किया होगा। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों सोवियत संघ की थी। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सोवियत संघ में क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी या फिर क्या चीज़ें नहीं ऐसे रह गई जो कि गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारा कुछ जो ध्यान था दोस्तों वो आर्थिक परिवर्तनों पर ही दिया गया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया गया था जिससे वो अच्छे से फैसले ले पाएँ। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एकाएक तोड़ दी गई, ठीक, उस पार्टी को हटा दिया गया 1990 के बाद से, और नई वाली पार्टी बनी भी नहीं, नई संस्थाएं नहीं बनी, नए तरीके से काम करने लायक कार्यप्रणाली नहीं शुरू हुई। तो ये जो समय है, जब तक नई संस्थाएं बनेंगी तब तक का समय कैसे कटेगा? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया गया, और जिन देशों में दोस्तों ये सारी चीज़ें शुरू हुई वहाँ पर बहुत जल्दबाजी में संविधान तैयार किया गया, और संविधान तैयार करने के पीछे वजह भी थी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था एकदम से खत्म और नई व्यवस्था एकदम से शुरू नहीं कर सकते। तो जल्दबाजी में ही संविधान लागू करना पड़ा उनको, नया नया संविधान बनाना पड़ा, जो कि मतलब क्या ही संविधान की बात करो, संविधान के लायक ही नहीं है, उनको संविधान नहीं बोल सकते आप। संविधान में क्या रखा उन्होंने, देखो, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। अब आप सोचो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाएंगे, उसके हाथों में सारी की सारी शक्तियां सौंप देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो। हाँ, जितनी संभव शक्तियां हो सकती हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में सौंप दी। और तो और बहुत सारे ऐसे देश है दोस्तों, आप अपनी बुक में उनका नाम देख करके मुझे कमेंट करके बताइए, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बुक भी पढ़नी चाहिए। ऐसे देशों में ऐसे राष्ट्रपतियों ने पता है क्या किया, अपने आप को 10-10 साल के लिए घोषित कर लिया, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को हटाने लायक ऐसी कोई भी शक्ति नहीं रखी, अपने खिलाफ बोलने लायक ऐसी कोई विरोधी पावर नहीं दी किसी को कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल पाए। अब हमारे यहाँ पर देश में राष्ट्रपति अगर गलत करते हैं तो उनके खिलाफ दोस्तों महाभियोग जो है अभियान चलाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को हटाया जा सकता है उसके पद से। कुछ ना कुछ ऐसे प्रक्रम बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको भ्रष्ट मिलता है तो आप उसको हटा सकते हैं, जनता हटा सकती है। बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने संविधान में लिख लिया कि हम तो राष्ट्रपति हैं और भैया हमें हटाना तो इम्पॉसिबल है, कोई हटा नहीं सकता हमारे खिलाफ, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी करें कि 10 साल के लिए अपने आप को सेलेक्ट किए और आगे आने वाले 10 साल के लिए और बढ़ा लिए कि हम 10 साल और रहेंगे, मतलब अगली पद्धति में भी हम भी रहेंगे।
तो इस तरीके से उल्टे पुल्टे जो है संविधान बनाए। इससे क्या हुआ, जो संसद था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और जब सोचो आप संसद कमज़ोर है तो क्या ही जनता के लिए भलाई के लिए काम करेंगे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो है संविधान वगैरह बना दिए गए इन सारे लगभग देशों में जिन्होंने जल्दबाजी में तैयार किए। ज़्यादातर देशों में दोस्तों न्यायपालिका जो थी उसे बनाया ही नहीं गया, या फिर कुछ देशों में बनाया भी गया तो स्वतंत्र नहीं रखे गए। और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो आप खुद से बताओ कैसे कोई संस्था अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ का। तो ये सब कुछ दोस्तों शॉक थेरेपी के कुछ ऐसे परिणाम थे जो कि नहीं होने चाहिए, और इससे जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही, जनता भी बहुत परेशान रही, और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो आई थिंक आप दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम समझ चुके हैं। अगर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम क्या थे, राजनीतिक परिणाम क्या थे, तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैंने लगभग सारे पॉइंटों को जो है आपको बता दिया है कि आर्थिक व्यवस्था में उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, ठीक है, और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राजनीतिक व्यवस्था में क्या हुआ, राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई, ठीक है, कोई संस्था का निर्माण नहीं किया गया, और एकाएक जो ये सारी धाराएं थी दोस्तों, इन सबको बदल करके पूंजीवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित किया गया। तो ये दोस्तों बहुत गलत था, शॉक थेरेपी नहीं लागू करनी चाहिए थी। शॉक थेरेपी के कारण सभी देशों ने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है, और कुछ तो देश ऐसे हैं जो आज तक वो सब कुछ झेल रहे हैं, उनके यहाँ पर अभी भी स्वतंत्र संस्थाएं नहीं है। सबसे बुरी बात कि अभी भी दूसरे देश की सरकारें हैं दोस्तों जो उनको सुधारने का जिम्मा ले रही हैं। वो बोल रही हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं आपको सुधार करके आने वाले टाइम में मैं आपके देश में जो है कुछ ना कुछ सुधार करूंगा। तो इस तरीके से शॉक थेरेपी यहाँ पर सोवियत संघ में नुकसानदायक रही। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं उन चीज़ों को लेकर के एक लाइव क्लास में आज की इस वीडियो पर तर्क करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ भैया डाउट रह गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन राइट।